हेलो दोस्तों, नमस्कार। आगाज आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति की क्या प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया को समझने के लिए हमको 3 मैटर समझना होता है कि संविधान यानी कि संवैधानिक प्रक्रिया क्या है, इसमें न्यायाधीश मामला क्या है और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग क्या है। तो सबसे पहले हम ये शुरू करते हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में संविधान का क्या योगदान है। तो अनुच्छेद 124 की हम बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति जो होती है वो एक अनुच्छेद 124 के तहत होती है, जिसमें राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जो अदर जज होते हैं इनके परामर्श से अपॉइंट करता है। अनुच्छेद 217 की हम बात करते हैं, ये तो इसमें हाई कोर्ट यानी कि ये जो 124 में सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति होती है और 217 में उच्च न्यायालय यानी कि जो हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। और ये नियुक्ति कौन करता है, तो वंस अगेन राष्ट्रपति करता है। किसके परामर्श से करता है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के परामर्श से। इसी में उस राज्य के राज्यपाल जो होते हैं और वो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ये 3 पर्सन होते हैं। इन 3 पर्सन के परामर्श से राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। इसके बाद आता है अनुच्छेद 126। तो अनुच्छेद 126 ये बताता है कि जब भी कभी भारत के मुख्य न्यायाधीश की जगह यदि खाली हो, किसी भी कारण से यदि उनकी वैकेंसी हो, वहाँ पे कोई जगह नहीं यानी उनकी जगह खाली हो और या तो वो अब्सेंट हो, इन दोनों परिस्थितियों में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय का जो सीनियर जो मोस्ट जज होता है, जिसको हम वरिष्ठतम जज बोलते हैं, उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगा। अनुच्छेद 127 में ये होता है कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को ऐसा लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या पर्याप्त नहीं है, यानी कि जो कोरम है वो कोरम यदि पूरा नहीं हो रहा है, तो इस कोरम को पूरा करने के लिए अलग से जो न्यायाधीश हैं वो उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट से, किसी भी हाई कोर्ट से अपॉइंट किए जा सकते हैं। लास्ट अनुच्छेद 128 जिसमें ये बताता है कि यदि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ऐसा लगता है कि हमें किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की मदद लेनी चाहिए, तो वो उनसे मदद के लिए अनुरोध कर सकता है, लेकिन यह अनुरोध राष्ट्रपति की सहमति से ही करेगा ये। यानी कि यहाँ पर जो ये कोरम के लिए हाई कोर्ट से जो ये न्यायाधीश का अपॉइंट किया जा रहा है, ये भी राष्ट्रपति के सहमति से ही किया जाएगा। तो यहाँ पर हमने ये देख लिया कि हमारा संविधान न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए क्या कहता है। अब हमारा क्वेश्चन ये यहाँ पर ये आता है कि अभी जो हमने पढ़ा है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित हमने पढ़ा है, लेकिन अभी हमने यहाँ पर ये नहीं पढ़ा है कि सीजेआई को कौन अपॉइंट करता है या यहाँ पे जो मुख्य न्यायाधीश है हाई कोर्ट का, इसको कौन अपॉइंट करता है। तो बता दें कि जो भारत का मुख्य न्यायाधीश है उसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो उसका अपॉइंटमेंट भी राष्ट्रपति ही करता है। और ये राष्ट्रपति कैसे करता है, तो जो आउटगोइंग सीजेआई होता है यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश जो रिटायर होने वाले होते हैं, वो एक नाम की सूची देते हैं, ठीक। यानी कि जो आउटगोइंग सीजेआई हैं, आउटगोइंग सीजेआई और नामों की सूची देते हैं। और ये नाम की सूची और सभी में ये राष्ट्रपति जो नियुक्ति कर रहे हैं, ये राष्ट्रपति अपने मन से नियुक्ति नहीं कर रहे हैं। जैसा आपको पता होना चाहिए कि जो सारे नामों की जो ये सूची होती है, सबसे पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के पास जाती है, यानी कि जो विधि और न्याय मंत्री हैं, विधि और न्याय मंत्री के पास ये नाम की सूची जाती है। इसके बाद ये नाम कहाँ पे जाता है, तो प्राइम मिनिस्टर के पास जाता है और प्राइम मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टर के सलाह पे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो उसका अपॉइंटमेंट करते हैं। ये इसका प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर सीजेआई के लिए क्या होगा कि जब राष्ट्रपति यानी कि जो आउटगोइंग सीजेआई होते हैं वो नाम की सूची यानी कि अगला सीजेआई कौन होगा, तो उसका नाम किसको देते हैं, तो विधि और न्याय मंत्री को देते हैं। विधि और न्याय मंत्री ये उसके नाम की सूची आगे फॉरवर्ड करते हैं प्राइम मिनिस्टर को और प्राइम मिनिस्टर के सलाह पर ही प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि किसी भी उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है, वो कैसे की जाती है, तो यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे और राज्यपाल, इन दोनों के परामर्श से होता है, क्योंकि इसको तो अपॉइंट ही करना होता है, ठीक? इसकी सलाह नहीं ली जाती है यहाँ पर। अब हमने यहाँ पर ये देख लिया है कि जब हमारा संविधान ये बता रहा है कि इनकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा, ये तो क्लियर है, लेकिन हमारा संविधान इसमें ये नहीं बताता कि अपॉइंटमेंट कैसे करेगा। यहाँ पर जैसे एक बहुत ही कीवर्ड है, यहाँ पर मुख्य शब्द ये है कि परामर्श से करेगा। अब ये परामर्श क्या है कि ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग वर्ड है। परामर्श को ही लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्रिटेशन दिए हुए हैं और इसी इंटरप्रिटेशन का नाम दिया गया है कि न्यायाधीश मामला दिया गया है। और ऐसे ही कॉलेजियम जो प्रणाली है वो विकसित हुई थी। जैसे प्रथम न्यायाधीश मामला जो 1981 में आया हुआ था, तो इसमें यह बताया गया था कि जो ये परामर्श है
अब इस परामर्श को यदि सीजेआई या जो कॉलेजियम है, सीजेआई और अन्य जज जो परामर्श दे रहे हैं, यदि उस परामर्श को यदि एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव का मतलब ये हो गया कि जो कार्यकारी है, कार्यकारी यदि उसको निरस्त कर देती है, तो ये हमारा पूरी तरह से निरस्त माना जाएगा। यानी कि यहाँ पर ये बताया गया कि कार्यपालिका न्यायाधीशों के नियुक्ति के मामले में जो न्यायपालिका से क्या है, तो वो सुप्रीम है यहाँ पे। क्यों सुप्रीम है? क्योंकि जो परामर्श कौन दे रहा है, तो सीजेआई दे रहा है और जो अदर जो जज दे रहे हैं, ये परामर्श यदि प्राइम मिनिस्टर को या गवर्नमेंट को, यानी कि पूरी तरह से हम बोलेंगे जो गवर्नमेंट है, जो कार्यपालिका है, यदि उसको सही नहीं लग रहा है, सही नहीं लगने के पीछे कोई ठोस कारण होना चाहिए, तो उसको निरस्त कर सकती है। जब वो निरस्त करेगी तो उसका अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता, यानी कि परामर्श को निरस्त किया जा सकता है। और ये जो मैटर होता है अगले 12 साल तक चलता है, जिसमें जो कार्यपालिका होती है वो न्यायपालिका से अपॉइंटमेंट के मामले में सुप्रीम रहती है। लेकिन 1993 में क्या होता है कि फिर से एक नया इंटरप्रिटेशन आता है, जिसमें ये बताया जाता है कि जो ये वर्ड है, जो परामर्श वर्ड है, ये परामर्श केवल ये परामर्श इंडिविजुअल परामर्श नहीं है, क्योंकि इसमें सीजेआई के साथ में 2 अदर जज भी रहेंगे। और जैसे ही जब ये 2 अदर जज हैं, जब ये दोनों परामर्श देंगे, तो अब ये कोई इंडिविजुअल परामर्श नहीं हुआ, अब ये सहमति हो गया, क्योंकि ये संस्थागत परामर्श है, इसलिए अब ये क्या हो गया, तो सहमति है। और ये सहमति जब नाम की सूची जब किसी प्रेसिडेंट के पास जाएगी, तो वो उसको नकार नहीं सकते हैं, यानी कि जो कार्यपालिका होगी यहाँ पे, वो उस नाम की सूची को निरस्त नहीं कर सकती है, जैसे कि यहाँ पे पहले वाले में कर पा रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि सीजेआई और 2 जजों का जो ये कॉलेजियम बनेगा, वो जिस नाम की सूची देगा, गवर्नमेंट को उसी नाम को आगे फॉरवर्ड करना पड़ेगा, यानी उसी नाम के पर्सन को न्यायपालिका यानी कि न्यायाधीश नियुक्त करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया कि पूरी तरह से यहाँ पे इसका ये रिवर्स हो गया है ऑर्डर, और यहाँ पे नियुक्ति के संबंध में जो न्यायपालिका है, वो सुप्रीम हो गई कार्यपालिका से। ये क्लियर हो गया। अब कॉलेजियम प्रणाली यहाँ पर अपने चरम पर होता है, जब सुप्रीम कोर्ट ये बताता है कि कॉलेजियम प्रणाली में सीजेआई और इसके साथ में 4 और सीनियर मोस्ट जजेज रहेंगे। 4 अदर जज, यानी कि ये सब मिल करके क्या बनाएँगे, तो ये कॉलेजियम बनाएँगे। और कॉलेज अब ये नाम की जो सूची किसके पास जाएगा, तो फिर से यदि गवर्नमेंट के पास जा रहा है, यानी कि ये एग्जीक्यूटिव के पास जा रहा है, तो अब एग्जीक्यूटिव क्या करेगी, इन नामों को इन नामों को निरस्त नहीं कर सकती है, बशर्ते एग्जीक्यूटिव क्या कर सकती है कि इन नामों को केवल वापस भेज सकती है। और वापस में दोबारा से फिर से यदि कॉलेजियम उसी नाम को सूची यदि आगे बढ़ाएगा, तो एग्जीक्यूटिव को उसको आगे फॉरवर्ड करना पड़ेगा, यानी कि उन्हीं लोगों को अपॉइंट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर इस पूरे प्रोसेस में प्रॉब्लम ये आती है कि यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट का जो प्रोसेस है, ये बहुत ही अपारदर्शी है। यानी कि अपॉइंटमेंट कैसे हो रहा है, किस बेस पे हो रहा है, कॉलेजियम जो प्रणाली है इसके बारे में मौन है, कुछ नहीं बताती है। इसके अलावा दूसरा ये होता है कि इसमें भाई-भतीजावाद भी आता है, क्योंकि जो जज होते हैं, वो कोशिश ये करते हैं कि जो उनके रिलेटिव्स हैं, वही उसमें न्यायाधीश के रूप में अपॉइंट हो जाएँ। तीसरा मामला ये आता है कि जो कार्यपालिका है, वो पूरी तरह से बहिष्कृत है, यानी कि अपॉइंटमेंट में इसका कोई भी रोल नहीं होता है। ठीक? तो ये हमारे 3 जो हैं कि ये ग्रेव चैलेंज आते हैं जो कॉलेजियम प्रणाली के हैं। तो इसी कॉलेजियम प्रणाली को दूर करने के लिए, यानी कि ये जो समस्या है जो कॉलेजियम प्रणाली से आ रही है, इसी समस्या को दूर करने के लिए 2014 में गवर्नमेंट ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग लेकर के आया। ठीक? ये कैसे लेकर के आया, तो संविधान में 99वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें ये बताया गया कि हम क्या बनाएँगे, तो एनजेएसी बनाएँगे। और ये एनजेएसी में क्या होंगे, तो 6 मेंबर होंगे, और सभी 6 मेंबर जिस नाम की संस्तुति देंगे, वो न्यायाधीश अपॉइंट होगा। जैसे अब इसमें एनजेएसी में जो 6 मेंबर हैं, वो 6 मेंबर कौन-कौन से हैं? तो पहले नंबर पर रहेगा सीजेआई, भारत का मुख्य न्यायाधीश, और भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ 2 अदर जज होते हैं। इसके अलावा लॉ और जो जस्टिस मिनिस्टर होते हैं, यानी कि विधि और न्याय मंत्री रहते हैं। और लास्ट में आते हैं 2 एमिनेंट पर्सन, यानी कि 2 प्रख्यात व्यक्ति रहते हैं इसमें, जिनके पास कानून का कोई नॉलेज नहीं होता है, ये गैर न्यायिक पर्सन होते हैं ये हमारे पास ये 6 आदमी हो गए। अब इन 6 पर्सन में जो ये 2 जो एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, जुडिशियरी से जो नॉन जुडिशियरी पर्सन है, अब इनका जो नाम होगा, वो नाम कौन संस्तुति देगा इसके लिए, तो ये एक समिति बनाई जाएगी, और वो समिति में 3 लोग रहेंगे। कौन-कौन रहेंगे, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे, पीएम रहेंगे, और लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे। तो ये 3 पर्सन मिल करके ये इन 2 नामों की ये सूची देंगे। और इसमें एक और प्रोसेस चलाया गया था कि जो ये
गैर न्यायिक जो सदस्य हैं, उसमें से यदि कोई भी 2 के पास वीटो पावर होता है, यानी कि 2 किसी भी मामले को लेकर के यदि वो वीटो कर देगा, तो उसका अपॉइंटमेंट नहीं हो पाएगा। इसी मैटर को लेकर के एनजेएसी को रद्द कर दिया गया था 2015 में, चौथा न्यायाधीश का मामला बना हुआ था। 3 हमने पहले पढ़ लिया है, हमारा चौथा न्यायाधीश का मामला था। एनजेएसी को रद्द कर दिया गया और एनजेएसी को क्यों रद्द कर दिया गया कि न्यायिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप को मानते हुए इसको रद्द कर दिया गया, क्योंकि कार्यकारी और गैर न्यायिक जो सदस्य थे, उनको वीटो मिला हुआ था। जैसे हमने ये बता दिया कि 2 पर्सन को वीटो मिला था, यानी किसी भी नाम में यदि वो ना कर देंगे, तो बिल्कुल नाम निरस्त हो जाएगा पूरी तरह से। सुप्रीम कोर्ट ने इसको ऐसा माना कि ये कार्यकारी जो है, जो गवर्नमेंट, जो एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट है, वो उसमें क्या है, तो इंटरफियर कर रही है न्यायिक स्वतंत्रता में। और न्यायिक जो स्वतंत्रता है, वो 1973 में जो केशवानंदा जो भारती केस था, ये उसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि जो मौलिक संरचना के अगेंस्ट में है, इसीलिए इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि जो ये प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उनके चुनने का कोई भी मानदंड स्पष्ट नहीं है। और दूसरा कारण ये है कि न्यायिक मामले में सरकार खुद एक बहुत बड़ी वादी है, जिसके कारण यदि अपॉइंटमेंट में सरकार भी यदि शामिल रहेगी, तो न्याय की निष्पक्षता जो है वो खतरे में आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने ये देख लिया कि भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति की क्या प्रक्रिया है, कोलेजियम सिस्टम कैसे आया, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग इसमें क्या अपना रोल अदा करता है और भारत का संविधान विभिन्न अनुच्छेदों के माध्यम से क्या बतलाता है। इन्हीं सभी के आधार पे हमने 10 एमसीक्यूज यहाँ पे प्रिपेयर किया हुआ है। आइए हम उन एमसीक्यूज को देख लेते हैं जो यूपीएससी के प्रीलिम्स के बेस पर है। पहला क्वेश्चन ये है कि एनजेएससी के बारे में, ये 100वां संविधान संशोधन अधिनियम था, लेकिन आपको ये पता होगा कि 100वां संविधान संशोधन अधिनियम नहीं है, ये 99वां है, ठीक? तो आपका पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत। और जैसे ही आपका पहला गलत हुआ, तो ये हमारा बी सी डी गलत हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। और इसमें ये दूसरा स्टेटमेंट है कि इसमें न्यायिक नियुक्तियों में कार्यपालिका को वीटो शामिल है, तो जैसे हमने बताया था कि 2 पर्सन को वीटो शामिल था, जो हमारे मिनिस्टर होते हैं और जो एमिनेंट पर्सन होते हैं। प्रख्यात व्यक्ति के चयन में सीजेआई की भूमिका है, बिल्कुल भूमिका थी, क्योंकि इसके लिए जो समिति बनाई गई थी, तो उन समिति में 3 लोग थे। कौन-कौन थे? तो एक सीजेआई थे, प्राइम मिनिस्टर थे और लीडर ऑफ अपोजिशन थे। तो सीजेआई यहाँ पर थे, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या है, ये सही है और हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, 2 एंड 3। दूसरा क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएससी को किस बेसिक स्ट्रक्चर के उल्लंघन के आधार पर इसको निरस्त किया था एनजेएससी को? तो हमने बताया था कि न्यायिक स्वतंत्रता के मामले में निरस्त किया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लग रहा था कि यदि गवर्नमेंट इसमें अपॉइंटमेंट में यदि इंटरफियर करेगी, तो जो पर्सन अपॉइंट होकर के एज एन न्यायाधीश आएगा, वो स्वतंत्र रूप से अपना डिसीजन नहीं दे पाएगा और अधिकतर न्यायिक मामले में सरकार खुद ही वादी होती है। इसीलिए यहाँ पे जो निष्पक्षता है सुप्रीम कोर्ट के या कोर्ट की, वो खतरे में आ जाएगी, इसीलिए इसको निरस्त कर दिया। और न्यायिक स्वतंत्रता क्या है? ये हमारा मौलिक संरचना है, जो 1973 में केशवानंदा भारती केस में इसको स्टेब्लिश किया सुप्रीम कोर्ट ने। क्वेश्चन नंबर 3 है, कोलेजियम प्रणाली के बारे में है कि संविधान द्वारा निर्मित है, तो ये संविधान द्वारा बिल्कुल भी निर्मित नहीं है, बिल्कुल भी निर्मित नहीं है। ये एक ट्रेडिशन है, ये एक परंपरा है जो बनाई गई है। इसमें न्यायपालिका को नियुक्ति में पूर्ण प्रधानता प्राप्त है, तो ये बिल्कुल है। इसमें न्यायपालिका अपने से क्या करती है? अपॉइंट करती है। इसकी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट में लिखित रूप में दी गई है, कुछ भी लिखित रूप में नहीं दिया गया। ये केवल एक परंपरा बनाई गई, एक ट्रेडिशन है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? केवल ए, यानी केवल 2। सीजीआई की नियुक्ति के बारे में, राष्ट्रपति को हमेशा आउटगोइंग सीजीआई की सिफारिश, यहाँ पे लिखा हुआ कि हमेशा, तो हमेशा कोई जरूरी नहीं है। पहला ऑप्शन क्या हो गया? गलत। दूसरा, कि वरिष्ठता के आधार पर सीजीआई की नियुक्ति संविधान में अनिवार्य है, ऐसा कुछ भी संविधान इसके बारे में नहीं बोलता। जैसे कि अभी हमने आर्टिकल 124 देखा, 217 देखा, 126, 27, 28, यानी 126, 127 और 28 में हमने 5 आर्टिकल देखा है। उसमें किसी भी आर्टिकल में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं बोलता है, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित का मिलान करें। अनुच्छेद 217 हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 124 कार्यवाहक सीजेआई, ये गलत है। इसमें क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति दिया गया अनुच्छेद 124 में। 127 है एड हॉक जज, ये बिल्कुल सही है। तो हमारा जो दूसरा है, ये वाला गलत, ये वाला गलत, और हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, 1 एंड 3। एनजेएसी में प्रख्यात व्यक्ति के बारे में सही कथन, उन्हें संसद द्वारा चुना जाता है, बिल्कुल नहीं। उनके चयन के मानदंड संविधान में स्पष्ट थे, बिल्कुल नहीं है। उन्हें नियुक्तियों पर वीटो शक्ति थी, ये बिल्कुल एनजेएसी में दिया गया है। उनकी नियुक्ति केवल राष्ट्रपति करते थे, ऐसा नहीं है। वो समिति बनाई गई थी जिसमें 3 मेंबर थे, सीजेआई थे, प्राइम मिनिस्टर थे और ये लोफी यानी लीडर ऑफ अपोजिशन के द्वारा वो अपॉइंट होता था।
इसके अलावा अगला क्वेश्चन अनुच्छेद 128 से संबंधित है। ये सेवानिवृत्त एसी जजों को पुनः एसी में बैठने की अनुमति देता है। बिल्कुल सही है। इसके लिए संसद की मंजूरी आवश्यक होती है, तो बिल्कुल नहीं होती है, केवल राष्ट्रपति की केवल सहमति आवश्यक होती है। वे सिटिंग जज की सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तभी तो वहां पे बैठ रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 3। कोलेजियम प्रणाली में पुनः प्रस्ताव यानी कि रीइटरेशन सरकार पर बाध्यकारी होता है, बिल्कुल बाध्यकारी होता है। जैसे हमने ये बताया था कि कोलेजियम यदि किसी नामों की सूची यदि एग्जीक्यूटिव को भेज रही है और एग्जीक्यूटिव इसको नाम को वापस कर दे रहा है और कोलेजियम फिर से यदि उसी नाम को वापस भेज रहा है, तो इसको अपॉइंटमेंट करना ही पड़ेगा। ये पहला सही है। सरकार कोलेजियम के फाइल अनिश्चित काल तक रोक सकती है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। उसका टाइम है, ठीक, उसको टाइम के अंदर, उसको लिमिट के अंदर उसको वापस करना होता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9, 9वां क्वेश्चन है, न्यायिक स्वतंत्रता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो राजनीतिक दबाव से मुक्त होना, नियुक्तियों में न्यायिक प्रधानता, ये भी सही है, ये भी सही है। और यहाँ पर पूछा गया तो नहीं पूछा है। तो कार्यकाल की सुरक्षा, ये भी सही है। तो संसद की नियुक्तियों पर वीटो शामिल, तो ये हमारा ऑप्शन क्या है? गलत है, यानी कि यही ऑप्शन क्या हमारा सही हो जाएगा। ये सभी क्या हो जाएगा? तो गलत, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं पूछा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन, चौथा जज मामला, फोर्थ जजेस केस 2015 किससे संबंधित है? तो एनजेएसी को असंवैधानिक घोषित किया गया था। ये उससे संबंधित है। क्यों असंवैधानिक घोषित किया गया था? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता था कि ये इससे न्यायिक स्वतंत्रता का हनन होता है, उसका उल्लंघन होता है, कि जो कि एक मूल संरचना है हमारे संविधान का। तो इट्स ऑल अबाउट, ये आज की पूरे वीडियो के बारे में था। यदि वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो एक लाइक करके जाना। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि कोलेजियम सिस्टम बेहतर है या एनजेएसी बेहतर है, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें अपने फेलो फ्रेंड्स को, ताकि उनको भी ये लाभदायक वीडियो का आनंद प्राप्त हो। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आगाज आईएएस को ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ओके, बाय।